सो इफ यू रिमेंबर क्वेश्चनर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट करने वाले थे एंड हम लोग कैपिटल बजटिंग देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम हमारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट कैपिटल बजटिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। Lockwood Limited wants to replace its old machine with a new automatic machine. Two model A and B available at the same cost of 5 lakh rupees each. Salvage value of the old machine is rupees 1 lakh. The utilities of the existing machine can be used if the company purchases A. Utilities मतलब loose tools होते हैं ना, वो लूज टूल्स अगर मशीन ए परचेस किया तो कोई लूज टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, सेम लूज टूल्स यूज हो सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज्ड इन दैट केस आर 1 लाख, मतलब एडिशनल परचेस करना ही पड़ेगा, एग्जिस्टिंग यूज हो जाएंगे मगर एडिशनल और परचेस करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट सिर्फ 1 लाख है, मगर वो तब जब कंपनी मशीन ए सिलेक्ट करता है। If company purchases machine B, then all existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing 2 lakhs. Okay. The salvage value of the old utility will be 0.2 lakh, मतलब 20,000. Okay. So the earnings after taxation are expected to be as follows. ये earnings after taxes मतलब क्या है, कैश इनफ्लोज है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड पीवीएफ फैक्टर दे रखा है 500 साल का 15% से, और आपको क्या बोला इन्होंने, टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%, दैट इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर विच दे हैव मेंशन्ड हियर आल्सो। You are required to compute for the two machines separately the net present value, discounted payback period, desirability factor मतलब PI, and state which of the machine is to be selected. इनमें से कौन सा मशीन अपन ने सिलेक्ट करना चाहिए। सब लोग जुड़े क्या मेरे साथ, बताइए क्या करना चाहिए आपके मुताबिक। सबसे पहले आप मुझे इनिशियल कैश फ्लो निकाल के बता दो प्रोजेक्ट मशीन ए का, इनिशियल आउटफ्लो फॉर प्रोजेक्ट ए मशीन ए। $6 lakhs कैसे है 6 lakhs? मशीन का कॉस्ट 5 लाख है, एडिशनल यूटिलिटी 1 लाख, टोटल वैल्यू 6 lakhs। स्क्रैप वैल्यू कुछ मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ओल्ड यूटिलिटीज हम बेचेंगे ही नहीं ना, वहां यूज में आ रहे ना वो। तो टोटल आउटफ्लो फॉर मशीन ए विल बी 6 lakhs। बट फिर मशीन बी में क्या होगा, 5 लाख का कॉस्ट प्लस 2 लाख रुपीस के यूटिलिटीज, मगर ओल्ड यूटिलिटी बेचेंगे 20,000 में, 20,000 में, तो 6,80,000 आ जाएगा उसका वैल्यू, करेक्ट। और ये कैश फ्लोस तो दे ही रखे आपके पास, और सैल्वेज वैल्यू भी दे ही रखा है आपके पास। डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश फ्लोस दे रखे डायरेक्टली, करेक्ट। तो फिर आपको इन दोनों मशीन का एनपीवी निकालने आएगा। 0th ईयर का आउटफ्लो 1 2 3 4 5 एंड वापस 5 का इनफ्लो, एनपीवी आ जाएगा। पीआई निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो, एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, या फिर पीवी ऑफ इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ आउटफ्लो, एक ही बात है ना। एंड लास्ट केस वो पूछ रहे कि कौन सा मशीन सिलेक्ट करना चाहिए, वो तो डिपेंड करता है जिसका एनपीवी एंड पीआई ज्यादा वो सिलेक्ट होगा। दोनों अलग अलग डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं क्या? यस। ओके, तो चलो चेक करते हैं आपका आंसर। ये रहा 5 लाख और यहाँ पे 680 एक्चुअली, करेक्शन हो जाएगा इधर, डोंट वरी, 680 है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपका एनपीवी आता है। किसका एनपीवी ज्यादा आ रहा है? मशीन ए का, करेक्ट एवरीवन। अरे हाँ, इसलिए वो 1-1 लाख कम गिर रहा है। अच्छा अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड मशीन हो रहा है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख है। अच्छा अच्छा, मिस्टेक नहीं है फिर वो, ओके। सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख है, तो दोनों केस में से 1 लाख कम हो जाएगा। मतलब अपन जो 680 बोल रहे थे वो 580 है, और जो अपन 6 बोल रहे थे वो 5 हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपका आउटफ्लो रहेगा वो यही करेक्ट है, 5 लाख 5,80,000, यही 5 लाख एंड 5,80,000 इधर लिया और एनपीवी आया, ये एनपीवी आपका करेक्ट एनपीवी है इसका मतलब, ओके।
नो नीड ऑफ करेक्शन, दिस आंसर आर करेक्ट। वो एक लाइन पढ़ते पढ़ते स्किप हो गया था कि अपने से पढ़ा था सैल्वेज वैल्यू, ये पढ़ा था, ये सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख रुपीज, शायद दिमाग से स्किप ही हो गया था मेरे तो, बट एनीवेज ये जो ओल्ड मशीन अपन रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो 0th ईयर में ये पैसा मिलेगा ना अपने को, करेक्ट है कि नहीं? तो नए मशीन के वक्त अपन लोग जनरली जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में देखा था वही होगा इधर भी, करेक्ट? ओरिएंटेशन आ रहा है आपको सबको? बट कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि ओल्ड मशीन से कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, नहीं तो अपन फिर इंक्रीमेंटल निकालते। ओके चलिए, तो ये था आपका, फिर पीआई निकाला आपने, करेक्ट? यस, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Hind Liver Company is considering a new product line to supplement its range of products. It is anticipated that the new product line would involve cash investment of rupees 7 lakh at the time 0 and 10 lakhs in year 1. ओ भाई साहब, 2 टाइम आउटफ्लो है, फर्स्ट ईयर में भी है और 0th ईयर में भी है, तो टोटल आउटफ्लो कितना हो गया? 17 lakhs. The after tax cash inflows, ये देखो रेडीमेड कैश इनफ्लोज दिए, 2,50,000 are expected to be in year 2, 3 lakh in year 3 and 3,50,000 in year 4, 4 lakh each year thereafter through year 10, मतलब हर साल, उसके बाद हर साल 4 lakhs, कब तक? 10th year तक। ओके, although the product line might be वायबल आफ्टर 10 years, मतलब 10 सालों बाद में भी शायद वो प्रोडक्ट लाइफ चल सकता होगा, बट द कंपनी प्रेफर्स टू बी कंजर्वेटिव, मतलब कंपनी बोल रही है छोड़ दो भाई, जो 10 साल के बाद होगा वो होगा ही नहीं, ऐसा सोचते। ओके, मतलब प्रोजेक्ट 10 साल बाद वो एंड करना चाहते हैं, एंड दे आर सेइंग एंड ऑल द कैलकुलेशंस एट दैट टाइम, मतलब 10 साल में एंड कर दो। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, कंप्यूट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, इज इट एक्सेप्टेबल, एनालाइज व्हाट वुड बी द केस इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वेर 10%, मतलब यही सेम प्रोजेक्ट आपको 15 और 10 दोनों से सॉल्व करना है, तो साथ में भी सॉल्व हो सकता है। कंप्यूट द आईआरआर, आईआरआर भी निकल सकता है, 15-10 पे कैलकुलेशंस तो वैसे भी हो ही रहे, अगर एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आया तो दोनों के बीच ही आईआरआर आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आईआरआर? स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस प्लस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट। कंप्यूट द प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड निकालने के लिए आपको नॉर्मल पेबैक पीरियड पूछा है, डिस्काउंटेड वाला भी नहीं पूछा है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लो, आंसर निकाल लो, बराबर। बट पेबैक पीरियड में सर कैसे करने का? सर यहाँ पर 0 ईयर में भी आउटफ्लो है, फर्स्ट ईयर में भी आउटफ्लो है, तो पेबैक पीरियड तो वैसे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता है ना। 17 लाख रुपए हमको रिकवर करना है, ईयर वाइज ऐड करते जाओ, देखो 17 लाख कब रिकवर हो रहे, दैट्स इट। ओके, तो इसका मोटा मोटी अभी मुझे बताइए, 0th ईयर का आउटफ्लो 7 lakhs, फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो 10 lakhs, करेक्ट? फिर 1 ईयर का 2,50,000, सेकेंड सॉरी 2 ईयर का, ईयर 2 का 2,50,000, ईयर 3 का 3 लाख, ईयर 4 का 3,50,000 एंड 5 से 10 ईयर्स तक हर साल 4 lakhs, करेक्ट है क्या? दिख रहा है क्या सेम? 5-10 किया क्या? तो ये जो फैक्टर ये कैसे निकालते याद है क्या? 1 से 4 तक इज इक्वल टू नो एम प्लस, 5th से इज इक्वल टू एम प्लस 10 तक, फिर एमआरसी, तो उससे ये फैक्टर आता है। ये एनपीवी आपका नेगेटिव आ रहा है 15% पे, और 10% पे ये एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो 15 रहेगा तो प्रोजेक्ट नॉट वायबल, 10 रहेगा तो प्रोजेक्ट वायबल, आईआरआर इन दोनों के बीच ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना डेफिसिट, ये नीचे वाला बन जाएगा अपना सरप्लस। स्टार्ट रेट रहेगा 10%, एंड रेट रहेगा 15%, डिफरेंस इन रेट रहेगा 5%, उससे अपना आंसर भी आ जाएगा। ये देखो 13.4 बिटवीन द टू आया है, करेक्ट? पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन देख लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सीधा ऐसा निकाला, डायरेक्ट आंसर 6th ईयर में बराबर मैच हो गया, बट वो कोइंसिडेंस है। 5th और 6th होता तो भी आपको पता है कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 5 years प्लस नेक्स्ट ईयर में जितना चाहिए डिवाइडेड बाय जितना मिल रहा है, याद आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके, आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व प्रॉपरली. ठीक है. इलाइट कुकर कंपनी इज इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन. मैं जो बोलूँ वही इंपॉर्टेंट पार्ट लिखो, आपको जो समझता है वो, जिन लोगों के पास मेरा क्वेश्चन नहीं है. ओके. Number 1, produce a line of aluminum skillets. Second, expand its existing cooker line to include several new sizes. Yeah, third, develop a new higher quality line of cookers. Only if the project in the question is undertaken, the expected NPV, the expected present values, not net present value, it is only present value. So expected present values and the amount of investment required are, ये दिया है. मतलब अगर देखो 3 ऊपर नाम दिए थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 बुलाएंगे अपन. अगर सिर्फ प्रोजेक्ट 1 लेंगे तो अपने को इन्वेस्टमेंट लगेगा 2 लाख का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो 2,90,000 है. इसका मतलब एनपीवी कितना है? 90,000. प्रोजेक्ट बी लेंगे, सेकेंड लेंगे तो इन्वेस्टमेंट है 1,15,000 का, और फ्यूचर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है 1,85,000. तो एनपीवी 70,000. लास्ट केस में एनपीवी 1,30,000. करेक्ट? All of you understood this? But this is applicable only if you consider that one project at a time. Okay? समझ गया क्या? मतलब 1 और 2 रहेगा तो शायद नीचे कुछ और कॉम्बिनेशन रहेगा. 1 और 3 दोनों अंडरटेक करना है तो शायद नीचे और कुछ कॉम्बिनेशन रह सकता है. Now they are saying if project 1 and 2 are jointly undertaken, okay, there is no economies, there will be no economies, मतलब कोई फायदा इन्वेस्टमेंट वगैरह में कुछ नहीं होगा. Okay, the investment required and the present value will be summation of simply parts. मतलब समझा क्या? 1 और 2 दोनों साथ में अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड विल बी 3,15,000 and my present value of cash inflow will be the total of these 2 numbers. ठीक है, समझा? ओके. तो 1 and 2 में कोई फायदा होने वाला नहीं है. With project 1 and 3 there are economies possible in investment because one of the machine can be used in both the projects. Okay, both the production process. तो इसका मतलब कहीं नहीं तो कहीं अपने इन्वेस्टमेंट में कटौती हो रही है. Okay, the total investment in the combined 1 and 3 will be how much? 4,40,000. तो एक काम करो, आपके नोटबुक में जिनके पास क्वेश्चनर बुक नहीं है वो लिखोगे 1 + 3. 1 + 3. 1 + 3 मतलब प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3. ओके. इन्वेस्टमेंट राइट हैंड साइड लिखो, इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे अमाउंट कितना लिखोगे? 4,40,000. लिख दिया? ठीक है. इफ प्रोजेक्ट 2 and 3 आर अंडरटेकन, there are economies to be achieved in marketing and producing the product but not in investment. मतलब समझा क्या? 2 and 3 jointly undertake करने से इन्वेस्टमेंट में कोई बचत नहीं होगी, मगर ऑपरेशंस में कुछ चीजें कॉमन रहेंगी जिसकी वजह से शायद आपका इनफ्लो ज्यादा आएगा. आप कॉस्ट सेव करोगे ना तो आपका इनफ्लो बढ़ेगा. एंड दे आर सेइंग कि वो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो फॉर प्रोजेक्ट 2 and 3 कितना है? 6,20,000. तो एक काम करो, आप लिखो 2 + 3, 2 + 3 PV of inflow, 2 + 3 PV of inflow कितना? 6,20,000. लिखा? If all 3 projects are undertaken simultaneously, the economies noted will still hold. जो भी फायदे ऊपर लिखे थे वो होंगे. ठीक है. However, a 1,25,000 extension on the plant will be necessary. तीनों के लिए जगह नहीं अपने पास, तो अपने को 1,25,000 का एक्सटेंशन ऑफ प्लांट करना पड़ेगा. अगर अपन ने 1, 2 + 3 लिया तो नीचे लिखो आप 1 + 2 + 3 इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा 1,25,000. Now they are saying compute NPV of the projects, and state which project would be chosen. Yeah, projects will be chosen.
अब मुझे बताइए दोस्तों, सबसे पहले ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, एनपीवी निकाल लो, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे 1 + 2, 1 and 2 मतलब, फिर लिखोगे नीचे 2 and 3, फिर लिखोगे 1 and 3, फिर लिखोगे 1, 2 and 3। और एक बात याद रखो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स दे रखे 1 and 2 के लिए कोई फायदे नहीं है, मतलब एडिशन ऑफ बोथ होगा, मगर 2 and 3 के लिए कहीं एक जगह फायदा है तो 1 and 3 के लिए भी कहीं एक जगह फायदा है। जो भी फायदा रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे आपने लिखा है वो आपको कंसिडर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड 1, 2 and 3 के लिए जो भी ऊपर फायदे लिखे इंडिविजुअली आपने 2 and 3, 1 and 3 वाले, वो फायदे कंसिडर कर नीचे आंसर निकालना है, ठीक है। आई गिव यू 5 minutes टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन यू सॉल्व? क्या 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 होगा? ये सीधा सीधा ये पूरा डेटा सामने है ना आपके स्क्रीन पर पूरा डेटा रेडी है आपके पास। और क्या क्या चाहिए आपको इंफॉर्मेशन? अच्छा, आपने मिस कर दिया था कैपिटल बजटिंग, बट फिर भी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। All of you solve it properly. कितने कॉम्बिनेशंस आप सॉल्व कर रहे हो? कितने अलग अलग आंसर सॉल्व कर रहे हो आप? 7, 1, 2, 3, 1 + 3, 2 + 3, 1, 2, 3, सब मिला के टोटल 7 कॉम्बिनेशंस होते हैं। 7 कॉम्बिनेशंस के आंसर आप लिखोगे एनपीवीज, जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा रहेगा आप वो रिकमेंड करोगे। वन एंड 3, ओके। वन एंड 3, यस गाइज, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। फर्स्ट केस में मेरा प्रेजेंट एनपीवी जो 90,000 आता है, सेकंड केस में मेरा एनपीवी 70,000 आता है, लास्ट केस में मेरा एनपीवी 1,30,000 आता है। करेक्ट? ये इंडिविजुअल एनपीवी तो सबके करेक्ट है।
ठीक है, 1 and 2 अगर मैं ऐड करूं तो इन्वेस्टमेंट 3,15,000 हो जाएगा और मेरा इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 4,75,000 आ जाएगा। तो फिर एक्स्ट्रा एनपीवी 1,60,000 आ जाएगा अगर मैं 1 and 2 दोनों लेता हूं तो, ठीक है। अगर मैं 2 and 3 लेता हूं, 2 and 3, तो 2 and 3 लेंगे तो इन्वेस्टमेंट में कोई फायदा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट इन दोनों का टोटल होगा, करेक्ट। कितना टोटल है? 3,85,000, मगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी और मेरा इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 6,20,000 लेना पड़ेगा। तो 6,20,000 माइनस 4,85,000 ना, 385, 6,20,000 माइनस 385 करेंगे तो 2,35,000 का एनपीवी आएगा। आ रहा है क्या सबका आंसर? ओके। और अगर आप 1 and 3 लेते हो तो 1 का आउटफ्लो 2 लाख, 3 का आउटफ्लो 4,70,000, 2,70,000, मतलब 4,70,000 होना चाहिए, मगर उन्होंने क्या बोला कि दोनों का अगर लेंगे तो एक मशीन कॉमन है जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट 440 ही रिक्वायर्ड रहेगा। तो 1 and 3 में आप लोगे 440 का आउटफ्लो, जबकि इनफ्लो में टोटल आ जाएगा 280 प्लस 4 लाख 6,90,000, 690 माइनस 440 करेंगे तो 2,50,000, ऑब्वियसली ज्यादा है। और अगर 1, 2 and 3 ले लेंगे तो इन तीनों का टोटल लेना है नहीं, इन तीनों का टोटल नहीं लेना है, प्लस 125 नहीं करना है, इन तीनों के टोटल में प्लस 125 नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1 and 3 का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका 1 and 3 था क्या, वो 4,40,000 जिसका आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 4,40,000 ना, 1 and 3 का था वो, तो वो 440 के साथ आपको 2 जोड़ना है, 1,15,000, तो आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, और उसके आगे 125 और जोड़ना है। कैलसी लो सब लोग, 440 प्लस 4,40 प्लस 1,15,000 प्लस 1,25,000 कितना, 6,80,000। ये देखो आपके आंसर्स मैच हो रहे क्या, सब देख लो एक बार। आपने अब तक मुझे जो आंसर्स दिए थे वो ये सब थे, सब आंसर्स मैच हो रहे आपके, 680 भी मैच हो गया आपका। अब ऐसे ही सेम तरीके से आपको इनफ्लोज भी लेने हैं। इनफ्लोज के हद तक अपने पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल 1 and 3 का था, 2 and 3 का, 2 and 3 का था, तो 2 and 3 इन दोनों का टोटल नहीं लिया जाएगा, 6,20,000 लिया जाएगा। 6,20,000 में 290 ऐड करना है, 6,20,000 में 290 ऐड करेंगे तो आंसर 9,10,000 आता है। 9,10,000 में से 680 लेस करेंगे तो आंसर 2,30,000 आता है। आया क्या समझ में सबको, कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चंस को, समझा? लब्धि बोल रही है 2,30,000, एब्सोल्युटली करेक्ट लब्धि, वेरी गुड। तोड़ मैन, तो ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोजेक्ट देखे और उसके हिसाब से अपन ने सिलेक्शन किया। ओके, अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी के लिए ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल और परसों में हम लोगों को कैपिटल बजटिंग खत्म करना है। ओके, लेट्स ट्राई फॉर इट। जो भी आज सॉल्व किया सबको समझा है क्या? क्वेश्चनर की बुक आपके हाथ में आने के बाद आपको ये सब नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लेट्स स्टॉप द सेशन नाउ। ओके, सी यू टुमारो।